तो इशू ऑफ बोनस शेयर को पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझाता हूं, है ना। थोड़ा सा अपन इसके ऊपर इजी बनाने की इसको कोशिश करते हैं, फिर इसके जो नोट्स है उससे मैं आपको इसको समझा भी दूंगा, ठीक है। तो समझते हैं। देखो क्या होता है कि एक कंपनी जो होती है ना, ऐसी कंपनी, कैसी कंपनी, ऐसी कंपनी जिसने पहले शेयर इशू कर रखे हो, यानी कि जिसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, जिसके वर्तमान अंशधारी हो, जिसने पहले क्या कर रखे हो, शेयर इशू कर रखे हो, ये इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन होते हैं, वर्तमान अंशधारी। ऐसी कंपनी जिसके पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, ठीक है, और उस कंपनी के पास में पड़ा है, उस कंपनी की जो बैलेंस शीट है, ठीक है, मैं ऐसे ही बैलेंस शीट बना देता हूं यहां पर। मान लेते हैं उस कंपनी की जो बैलेंस शीट है, ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे बनती है, आपको बताइए, है ना। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट के अंदर जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड जो होती है, उसके अंदर फर्स्ट होता है शेयर होल्डर फंड। आपको बताइए, शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें होती है, आपने बैलेंस शीट याद हो, एक होता है शेयर कैपिटल और एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैं यहां बात करने वाला हूं रिजर्व एंड सरप्लस की। मान लेते हैं कंपनी की शेयर कैपिटल है 8 लाख और कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं 4 लाख के। अब ये जो रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं, कंपनी इस रिजर्व और सरप्लस क्या है एक्चुअल में, सरप्लस, रिजर्व और सरप्लस के अंदर पैसा कहां से आया। सरप्लस एंड रिजर्व के अंदर पैसा वहां से आया जो या तो कैपिटल प्रॉफिट है, या कंपनी को जो प्रॉफिट होता है हर साल, वो कंपनी पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ अपने पास रिजर्व के रूप में रख लेती है। वैसे कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, कंपनी क्या कर सकती है, उसको जो अपने शेयर होल्डर है, इनको अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, हर साल अपने शेयर होल्डर को क्या दे देती है, डिविडेंड। लेकिन कई बार शेयर होल्डर की कंसर्न से, सहमति से पूरा का पूरा पैसा डिविडेंड में नहीं देती है, कुछ पैसा क्या कर लेती है, रिजर्व में रख लेती है। जो भी प्रॉफिट होता है ना हर साल, उसमें से कुछ डिविडेंड, कुछ रिजर्व में रख लिया, कुछ डिविडेंड, कुछ रिजर्व में रख लिया, इसके अलावा कुछ और कहीं से सरप्लस आ गया। इस तरीके से कंपनी के पास 4 लाख रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस हो गए। अब इस रिजर्व एंड सरप्लस को कंपनी जो है खत्म करना चाहती है, रिजर्व एंड सरप्लस बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, तो कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस बहुत ज्यादा हो गए और कंपनी चाहती है, ध्यान से सुनना बेटा, कंपनी चाहती है कि इन रिजर्व एंड सरप्लस को वो खत्म कर ले। तो आप लोग बोलोगे सर इसका एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये 4 लाख रुपीज जो है इसको भी कंपनी क्या कर दे, इनको डिविडेंड के रूप में दे दे, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दे। तो ऐसा नहीं कर सकते, डिविडेंड के रूप में रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा नहीं दे सकते। हाँ, आपको हर साल जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से डिविडेंड आप दे सकते हो, लेकिन अगर उस प्रॉफिट को एक बार रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, फिर उसमें से आप रिजर्व में से जो है आप डिविडेंड नहीं दे सकते। डिविडेंड तो समझते हो ना, शेयर होल्डर शेयर परचेज करके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी पूरे साल काम करती है, जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। तो एक बार अगर प्रॉफिट का पैसा डिविडेंड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आ गया, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो फिर उस रिजर्व में से आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। ऐसा मना करता है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 भी है, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह जो है वो भी इस चीज में मना करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मना करते हैं, मतलब आप डिविडेंड नहीं दे सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि 4 लाख रुपीज जो है उसके शेयर इशू कर दो, इनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या इशू कर दो, शेयर। और कौन से शेयर, बोनस शेयर। मान लेते हैं 4000 बोनस शेयर इशू कर दिए, एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। या मान लेते हैं भैया 40,000 बोनस शेयर इशू कर दिए, ध्यान से समझना बेटा, और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है।
तो इनको कितने शेयर चले गए, 40,000, 10 रुपए का एक शेयर, तो कैपिटल कितनी होगी, 4 लाख। लेकिन इनसे हम वापस पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, बोनस तो फ्री में होता है ना, इनसे हम पैसा नहीं ले रहे हैं, मनी नहीं ले रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, बोनस शेयर फ्री में दिया जाता है और इनको दे दिया गया बोनस शेयर। लेकिन कंपनी की यहाँ पर कैपिटल तो बढ़ जाएगी ना, कंपनी की पहले कैपिटल कितनी थी, 8 लाख, अभी वो बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 8 और 4 लाख और कैपिटल आ गई, क्योंकि 40,000, 10 रुपए, 40,000 शेयर इशू कर दिए, एक शेयर 10 रुपए का है तो 4 लाख रुपए और कैपिटल आ गई, तो 8 और 4 कैपिटल टोटल मिला के कितनी हो गई, तो यहाँ पर देखिए आपकी कैपिटल हो गई 8 और 4 मिला के 12 लाख, और आपके रिजर्व एंड सरप्लस कितने हो गए, रिजर्व एंड सरप्लस हो गए आपके यहाँ पर 0। तो वही तो करना था हमको, रिजर्व एंड सरप्लस को, रिजर्व को हटाना ही तो था, तो हमने हटा दिया। तो इससे क्या हुआ, जो शेयर होल्डर है उनको शेयर भी इशू हो गए। अब शेयर होल्डर्स के पास में शेयर कितने हो गए, मान लेते हैं इनके पास में 80,000 शेयर पहले थे, 40 और आ गए, तो इनके पास हो गए 1,20,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का, तो 12 लाख रुपए की कैपिटल हो गई। ओके, इसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसे क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जो आपके रिजर्व्स थे उसका आपने क्या कर दिया, कैपिटलाइजेशन कर दिया, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, उन रिजर्व्स को आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और शेयर होल्डर से पैसा लिया नहीं, उन्हें फ्री में शेयर इशू कर दिए। ओके, यानी कि एक तरीके से आप देख रहे हो ये रिजर्व एंड सरप्लस किसका होता है, ये रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर का ही होता है। तो बस इसके बदले में, रिजर्व एंड सरप्लस के बदले में उनको क्या दे दिया हमने, शेयर इशू कर दी, इसको बोलते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर। आया समझ में कुछ, बताइए क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ बोनस शेयर इशू, बोनस शेयर इशू करने की कंडीशंस क्या है। तो इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन आती है आपकी, ऑथोराइज्ड बाय एओए, कंपनी अकाउंट पढ़ा होगा ना, एमओए और एओए बनाने पड़ते हैं ना किसी भी कंपनी को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथोराइज्ड होना चाहिए, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कंपनी के प्राइमरी डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ होना चाहिए कि कंपनी बोनस इशू कर सकती है, तब भी कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। सेकेंड नंबर आता है एजीएम जो होती है कंपनी की, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की होती है। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर इस बात को कंफर्म किया जाना चाहिए और इसके लिए हो सकता है ऑर्डिनरी रेजुलेशन भी पास कर दिया जाए, सामान्य प्रस्ताव, यानी कि लोग इसके फेवर में वोटिंग दे दें। तो एजीएम में भी इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। उसके बाद होता है कि कंपनी ने किसी प्रकार का नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कंपनी ने कोई लोन वगैरह दे रखे हैं, कोई पब्लिक डिपॉजिट वगैरह ले रखे हैं, तो कंपनी ने उनको ब्याज देने में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए। अगर किसी कंपनी ने इंटरेस्ट का पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया है तो वो कंपनी फिर बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती, पहले उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, नो डिफॉल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैच्यूटरी ड्यू, जो वैधानिक खर्चे होते हैं, जो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, जैसे टैक्स हो गया, जैसे गवर्नमेंट के कोई भी टैक्सेशन वगैरह हो गए, अगर ड्यू है कोई पेनल्टी वगैरह, और अगर कंपनी ने अभी तक उसको पे नहीं किया तो कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती, पहले वो गवर्नमेंट के जो ड्यूज है उसको पे करो। या फिर अगर कोई भी इसके साथ में लिख सकते हैं ऑफ द एम्प्लॉइज के कोई पीएफ के अंदर, ग्रेजुएटी के अंदर आपको पैसा ट्रांसफर करना है, यार कंपनी करती है और कंपनी ने उसके पेंशन फंड में या ग्रेजुएटी में वो पैसा अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है, ड्यू है, तो फिर कंपनी जो है बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। तो अगर कंपनी को बोनस शेयर इशू करना है तो इन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले
बोनस शेयर इशू करना है ये ऑथोराइज्ड होना चाहिए किससे, एओए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर जो है ये चीज मुद्दा जो है उठाया जाना चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी उठाया जाना चाहिए। और किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया हो, कंपनी ने कोई एम्प्लॉय का जो स्ट्रेचरी ड्यूज होते हैं जैसे कि पीएफ का, ग्रेचुइटी का या कोई बोनस का पैसा कंपनी ने जो है कंपनी ने अभी तक पे नहीं किया हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी ने पे कर दिया होना चाहिए, कुछ बाकी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये कंडीशन पूरी होने पर कंपनी क्या कर सकती है, बोनस शेयर इशू कर सकती है।